सो AS 19 के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा ऑफ लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी का कैलकुलेशन 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, PV ऑफ MLP फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। सेकेंड स्टेप नंबर 2, fair value of asset at inception. Step 3, lower of 1 और 2। लोअर ऑफ 1 और 2 वापस से लीज लाइबिलिटी सबसे पहला क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी, और सेकंड है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट इंसेप्शन विच एवर इज लोअर वुड बी योर लीज लाइबिलिटी। और एसेट रिकॉर्ड कौन करता है, लेसी रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, इस लोअर ऑफ द अकाउंट्स पे। क्लियर है ये। मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी भी होता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर भी होगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी में क्या देखा था हमने, लीज रेंट पेड बाय लेसी आ जाएगा, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बाय लेसी हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ लेसी, जैसे कि लेसी ने खुद ने जो गारंटी दिया वो भी आ जाएगा, या लेसी के बिहाफ पे अगर लेसर को भरोसा नहीं है तो लेसी बोलता है कि इसका गारंटी ले लो, तो कोई और दे रहा है लेसी के बिहाफ में गारंटी, बट पेमेंट तो लेसी को ही करना है ना, इसलिए MLP ऑफ लेसी में ये भी आ जाएगा। एंड MLP ऑफ लेसर में सेम 2 पॉइंट आने वाले हैं, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ने भी अगर कुछ गारंटी दिया, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मतलब लेसी से कोई कनेक्टेड है ही नहीं, कोई दूसरा पार्टी बोलता है कि अगर ये लेसी नहीं ले रहा ना तो मैं खरीद लूंगा तुम्हारा ये एसेट, उसने गारंटी दिया है, तो गारंटी गिवन बाय लेसी और ऑन इज बिहाफ एक हो गया। दूसरा कोई थर्ड पार्टी अगर गारंटी दे रहा है तो ये भी आ जाएगा फॉर MLP ऑफ लेसर। क्लियर है ये। अब MLP इसके अंदर आप ऐड कर दोगे अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेसर ने आपका कितना इन्वेस्टमेंट्स करके रखा इस एसेट्स के तरफ, तो एसेट के तरफ मतलब लेसर को क्या क्या चाहिए होता है, एक तो लेसर को क्या क्या चाहिए होता है, मिलेगा नहीं, क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहला एक लीज मिलेगा, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मिलेगा, प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, वो भी तो उसको चाहिए ना, उसको लग रहा है वो 20,000 रुपया, वो 20,000 रुपया भी उसको मिलना चाहिए ना, तो वो लगता है कि वो उसका इन्वेस्टमेंट है उसके तरफ। क्लियर है ये। एंड इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, नेट इन्वेस्टमेंट। आप लोग इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ओके वापस से एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक है नेट इन्वेस्टमेंट। जब बोले जाए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसमें 3 चीज आने वाला है, 1 2 3। सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहला क्या आ जाएगा, ओके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला आ जाएगा यहाँ पर मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। सेकंड क्या आ जाएगा आपका, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। थर्ड क्या आ जाएगा, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। एंड ये सब का प्रेजेंट वैल्यू इज योर नेट इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा सॉरी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं, अब आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1616। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। A machine having expected useful life of 6 years is leased for 4 years. Is leased for 4 years. क्वेश्चन क्या पूछा जरा देखो एंड में, स्टेट विथ रीजन वेदर लीज कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस। फाइनेंस लीज है कि नहीं वो बताओ, और फाइनेंस लीज है कि नहीं वो बताने के लिए जरा 5 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 बोलो जल्दी जल्दी। कंडीशन नंबर 1 क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कंडीशन नंबर 2, लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज एसेट एट अ reduced वैल्यू। ऑप्शन नंबर 3, तो लीज टर्म शुड कवर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द एसेट, सब्सटेंशियल लाइफ ऑफ द एसेट। कंडीशन नंबर 4, PV ऑफ MLP शुड कवर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। वापस से ये वाला पॉइंट वापस से बोलो, पॉइंट नंबर 4 कौन सा है,
पीवी ऑफ एमएलपी, पॉइंट नंबर 4 याद रखो, पीवी ऑफ एमएलपी शुड कवर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ योर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। सब्सटेंशियल पार्ट मतलब मोर देन 80% कवर होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपका फेयर वैल्यू है 100 तो इट शुड बी लाइक मोर देन 100, मोर देन 80, मतलब आपका पीवी 80 होगा 90 होगा, तो कैन आई से नियर बाय, कैन आई से इट शुड बी नियर बाय टू 100, कैन आई से आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी शुड बी नियर बाय टू 100, शुड बी नियर बाय टू। सबसे पहले लीज टर्म दिया हुआ है, ये लीज टर्म कितना कवर कर रहा है, 6 साल का एसेट है और 4 साल कवर कर रहा है, तो प्लीज परसेंटेज में बता दो। 67%। क्या मैं बोल दूं इज इट कवरिंग द सब्सटेंशियल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट? नो। क्लियर है ये? तो कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आगे, बोथ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑफ मशीन इज 7 लाख एंड अमाउंट विल बी पेड इन 4 equal installments and the termination of the lease the lessor will get back the machine। ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कंडीशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई है। अच्छा, सब कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि कोई एक भी सेटिस्फाई हो तो फाइनेंस हो जाएगा? कोई एक भी कंडीशन, ओके डन। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर इज अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स, इसका भी डिस्कशन होगा आज। इंटरनल रेट ऑफ, अभी के लिए समझ के चलो कि ये डिस्काउंटिंग के लिए यूज होने वाला है। IRR कितना बोला? IRR 10%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर, कल आपको बताया था एन्युइटी फैक्टर बोला तो क्या याद आना चाहिए? टोटल ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर is rupees is 3.169। okay, present value of 1 at end of 4th year is 0. अगर ये लोग वैल्यू नहीं भी देते तो हम निकाल सकते हैं। कैसा निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू 4 बार दबा दो तो आपको मिल जाएगा ये। आगे, स्टेट विथ रीजंस वेदर द लीज कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस लीज और नॉट। समझ में आया? सो 2 कंडीशन के हिसाब से तो ये फाइनेंस लीज। अभी फोर्थ कंडीशन क्या बोल रहा था हमारा? यहां पर देख लो। पहले ना मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये क्वेश्चन, देन इसको एक फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे और ये सेम फॉर्मेट हम लोग सारे क्वेश्चंस के लिए फॉलो करेंगे। तो पहले देख लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 16। कैन आई से, प्लीज ध्यान दे दो, कंडीशन नंबर 4 क्या था? कंडीशन नंबर 4, पीवी ऑफ शुड कवर सब्सटेंशियल पार्ट, मतलब मोटा मोटा इट शुड बी इक्वल्स टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। इट शुड बी इक्वल्स टू योर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितना था इस क्वेश्चन में? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितना था इस क्वेश्चन में? इट वाज 7 lakhs। So can I say this should be equals to PV of MLP, it should be equals to 7 lakhs। ये क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1। अभी पार्ट 2, लेसर को सुनो ना ध्यान से और समझो अच्छे से। लेसर को 7 लाख रुपीज चाहिए, हाँ या ना? 7 लाख रुपीज चाहिए। वो बोलता है कि बॉस फेयर वैल्यू अगर 7 लाख है तो मुझे भी तो 7 लाख मिलना ही चाहिए ना कम से कम। अब यह लेसर को 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज उसका आज का डेट में फेयर वैल्यू है ना, तो उसको ये लीज से जो पैसा मिलेगा प्लस रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये सबसे टोटल इसका प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो इट शुड बी इक्वल्स टू 7 lakhs। यहां पर देख लो क्या बोला आपको? 1 2 3। सबसे पहला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड
मतलब लेसर क्या मिलेगा नहीं, ये वाला मिलेगा नहीं, एक्चुअल में बात नहीं हो रहा है ये मिलना चाहिए लेकिन मिलेगा नहीं। लेकिन कहना है इसे लेसर को लगता है ना कि बॉस ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए प्लस ये भी मिलना चाहिए, बिकॉज ये दोनों का टोटल इज योर रेसिडुअल वैल्यू लेसर के हिसाब से। तो लेसर के हिसाब से मुझे लीज का पैसा भी मिलना चाहिए और रेसिडुअल वैल्यू भी मिलना चाहिए। बट ये लीज का पैसा आज थोड़ी पूरा मिल जाएगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो कैनाई से ये सब का जब मैं प्रेजेंट वैल्यू करूंगा तो ये सब का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा इट शुड बी इक्वल्स टू माई 7 लाख, बिकॉज 7 लाख भी आज का प्रेजेंट वैल्यू है। समझ में आ गया? अब यहां पर देखो, अपने को ना ये नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में ना, हमको लीज पेमेंट नहीं दिया हुआ है और ना ही आपको गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दिया है। आपको क्वेश्चन में ना अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दिया है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सिर्फ ये दिया हुआ है, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। सो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना है आपका? 70,000। कब मिलने वाला है? एट द एंड ऑफ 4th ईयर। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग? यस, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर जो दिया वो यूज करेंगे, इंटू 0.6830। करेक्ट? इसको करो इंटू और बताओ कितना आ रहा है? 47,6830, 47,800। तो कहना ही से ये 7 लाख रुपए में से मुझे पॉइंट नंबर 3 का आंसर मालूम है, तो मैं अगर माइनस कर दूंगा तो ये 1 + 2 का आंसर होगा। तो कैन आई से दैट, इधर देख लो, पीवी ऑफ लीज पेमेंट प्लस पीवी ऑफ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू 7 lakhs minus 47,810, which is equals to 6,52,000। बोलो ये समझा आप लोगों को? और आपको बताओ इसका ना एक कॉमन नाम है, लेट्स सी, इसको याद है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए ना कॉमन नाम है, इन दोनों के लिए कॉमन नाम है। एक्सीलेंट। तो इसके लिए जो कॉमन नाम है ना वो है आपका MLP, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी बोलो लेसर बोलो एक ही है, तो मैं MLP बोलता हूँ उसको सिर्फ। ऑफकोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लेसर आना चाहिए, बट कहना से ये MLP है। व्हाट इज MLP? लीज पेमेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। व्हाट इज MLP? लीज पेमेंट प्लस, तो कहना से आपका MLP मिल गया 6,52,190। समझ में आया क्या आप लोगों को? ये है आपका पॉइंट नंबर 2। अब ये पॉइंट नंबर 2 को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं हमारे पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 मतलब कैनाई से, इधर देखो ना, इधर उन्होंने क्या बोला है? आपको क्या करना है? पीवी ऑफ MLP चाहिए, यस और नो? आपको क्या चाहिए इधर? पीवी ऑफ MLP। एक मिनट, यहाँ पर मैं MLP लिखने से अच्छा यहीं पर लिख देता हूँ पीवी ऑफ MLP। तो यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो कहना से ये है मेरा 6,52,190 और एक साइड में है मेरा, अब आप चेक करो, इज इट कवरिंग योर सब्सटेंशियल पार्ट? कितना परसेंट आ रहा है? कैसा करोगे आप लोग? 6,52,190 डिवाइडेड बाय 7 lakhs इंटू 100, कितना परसेंट आ रहा है? 93.17%। 93.17%। 93.17%। So 93.1, is it covering your substantial part? So it is your finance lease। समझ में आया? फिर से एक बार, सबसे पहला आपको क्या बता दिया? सबसे पहले आपको ये बताया कि पीवी ऑफ MLP ये है हमारा कंडीशन नंबर 4। एग्री? पीवी ऑफ MLP इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। it should be equals, it should be nearby to your fair value of your asset। तो PV of MLP is 7 lakhs। ये क्लियर? ये तो क्वेश्चन ने दिया था, अब इसको भूल जाओ। अभी आओ स्टेप नंबर 2 में। 7 लाख रुपीज
जो लेसर को रिकवर करना है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ तीन चीज से रिकवर करना है, लीज पेमेंट, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। क्वेश्चन में हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम लोग 7 लाख माइनस कर देंगे, तो कहना इसे 0.1 और 2 मिल जाएगा, विच इज पीवी ऑफ योर लीज पेमेंट एंड प्लस पीवी ऑफ योर गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। पीवी ऑफ लीज पेमेंट प्लस पीवी ऑफ योर गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज योर पीवी ऑफ एमएलपी। एंड पीवी ऑफ एमएलपी अगर मिल गया 6,52,000 है, तो क्या ना इसे कंपेयर कर सकते हैं कि आपको इतना प्रेजेंट वैल्यू मिल रहा है 6,52,000 आउट ऑफ दैट 7 लाख, तो कहना इसे 93% आपको पैसा मिल रहा है। अगर आपको मोर देन 80% पैसा मिल रहा है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ फाइनेंस लीज। सिंपल, क्लियर। आगे और एक सवाल है इसमें, ओके। सेकंड सवाल है कंप्यूट अनअर्न्ड। अब ये भी एकदम ध्यान से देखना। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट्स। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स माइनस, अब कंसेप्ट को समझो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट अच्छे से। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपको बता दिया था क्या आने वाला है, तीन चीजें आएगी। कौन सा तीन चीजें? सबसे पहला एमएलपी आएगा, सेकेंड ग्रॉस रेसिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। क्लियर है ये? और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आने वाला है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरबी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी। अब आप लोग मुझे बताते जाओ इसमें से क्या क्या पता है। सबसे पहला कहना से मुझे ये पता है, बोलो हाँ या ना। इजी वाला ये पता है। इसका कितना वैल्यू है इसका? नहीं, पीवी 70,000 जो है ना वो ये है, बी श्योर 70,000 है, वो है अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। उसका प्रेजेंट वैल्यू इट इज 47,810। ये क्लियर आप लोगों को? ओके, 47,810। और क्या पता है इसके अंदर? एक्सीलेंट, इन दोनों का टोटल हमको पता है। सर इन दोनों का हमको टोटल पता है, इन दोनों का टोटल कितना है? वेरी वेरी गुड, 6,52,190। करो इनका टोटल, इनका टोटल कर लो, कितना आ जाएगा आपको? 6,52,190 प्लस 47,810, 7 लाख आ रहा है। या क्लियर? नेट इन्वेस्टमेंट सबको समझ में आया कैसा आ रहा है? हम लोगों को पीवी ऑफ अनगारंटीड पता है और इन दोनों का पीवी पता है, इट इज पीवी ऑफ एमएलपी। अब यहां पर आ जाओ, हम लोगों को ये पता है 70,000, लेकिन ये 6,52,000 जो है ना, मैं उसको ठीक से लिख देता हूं जरा, इट इज 6,52,190। ये 6,52,190 का वैल्यू, 6,52,000 इज योर प्रेजेंट वैल्यू इसका, बट वैल्यू हम लोग को फ्यूचर वैल्यू पता है क्या? ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इधर देख लो कैलकुलेट कैसा करेंगे, इधर देख लो हम लोग कैलकुलेट कैसा करेंगे। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझो, योर 0 1 2 3, एक मिनट ध्यान दे दो, एक मिनट ध्यान दे दो। सपोजिंग आई एम इन्वेस्टिंग 100 रुपीज एंड इंटरेस्ट का रेट इज 10%। या 100 रुपीज एट एंड ऑफ ईयर 1 कितना हो जाएगा? 110। इसमें प्लस 10% कर लो, कितना हो जाएगा? इसमें प्लस 10% कर लो, कितना हो जाएगा? 133.10। इसमें भी प्लस 10% कर लो, कितना हो जाएगा? 146.41। अच्छा फैक्टर्स बता सकते हो आप क्या? फैक्टर्स
मुझे चाहिए डिस्काउंटिंग फैक्टर। ईयर 0 के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा होता है 1। ईयर 1 के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 0.9091। नेक्स्ट कैसा मिलता है ये डिस्काउंटिंग फैक्टर मालूम है ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.1। अब इक्वल टू दबाते जाना आपको। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 8264। नेक्स्ट वाला क्या हो जाता है 7513। नेक्स्ट वाला क्या हो जाता है 0.68। ये क्लियर है। और इसका टोटल है ना, टोटल टोटल कितना होता है इसका 3 पॉइंट, एक बार चेक करो 1 2 4 3.16998। ओके ओके। अब यहां पर मैं बोलता हूं कि ये आपका कैश फ्लो है। 1 रुपीज मिल रहा है एंड ऑफ ईयर 1, 1 रुपीज मिल रहा है एंड ऑफ ईयर 2, 1 रुपीज मिल रहा है एंड ऑफ ईयर 3, 1 रुपीज मिल रहा है आपका एंड ऑफ ईयर, बराबर है ना। अब ये 1 रुपीज जो आपको मिल रहा है एट एंड ऑफ ईयर 1, इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहा है। 1 रुपीज जो मिल रहा है एंड ऑफ ईयर 2, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू, समझ रहा है। तो मेरा ये बोलना है कि ये जो आपको 4 रुपीज जो मिल रहा है ना, आपको 4 रुपीज, कैन आई से 4 रुपीज इज योर फ्यूचर वैल्यू, जो अलग अलग सालों में मिलने वाला है। और ये जो अलग अलग साल में मिलने वाला है ना 4 रुपया, ये 4 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू इज 3.1698। ये जो 4 रुपया आपको अलग अलग साल में मिलने वाला है ना, 1 रुपीज एट द एंड ऑफ ईयर 1, 1 रुपीज एट द एंड ऑफ ईयर 2, तो 4 रुपया आपको अलग अलग 4 सालों में मिलने वाला है ना एट द एंड ऑफ ईयर, ये चारों का प्रेजेंट वैल्यू इज 3.1698। ये क्लियर। ओके फिर से मैं लिख देता हूँ इधर, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। तो कहना है से आपका जो 4 रुपया आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 3.1698। मुझे आप बता सकते हो क्या, ये जो 6,52,190 है, ये क्या है आपका प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है। हाँ ये आपका प्रेजेंट वैल्यू, उधर लिखा ही है ना प्रेजेंट वैल्यू। तो ये 6,52,1 कहना है 6,52 भी तो वही है जो आपको अलग अलग सालों में मिलने वाला है, समझ में आया। तो बस इसके साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है देखो, 6,52,190 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3.1698 कितना हो जाएगा ये आपका 8,23,000, सॉरी 4 आ रहा है, 823,005। समझ में आया क्या, 823,005। वापस से आपको मैंने ये बोला कि आपको ये जो 4 रुपीज मिलने वाला है फ्यूचर में, ये 4 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू इज 3.1698। ये क्लियर। उसी तरीके से 6,52,192 इज योर प्रेजेंट वैल्यू, इसका फ्यूचर में वैल्यू क्या होगा इसका 8,23,005। तो मतलब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा आपका 8,20,000। अच्छा ये हम लोगों ने 1698 लिया है, आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा ना, जैसे क्वेश्चन में आपको कुछ दिया हुआ है, कितना दिया है ना एन्युटी फैक्टर दिया ना क्वेश्चन में, एक मिनट 3.169, ओके 169 बोला है, तो 169 लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं इसको भी 169 कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 6,52,190 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3.169, तो इट इज कमिंग टू 8,23,212, 8,23,212। तो 8,23,212 प्लस 70,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,93,212, और जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, विच विल बी इक्वल्स टू 1,93,212। कार्तिक
आया समझ में? क्लियर? ओके, वापस से एक लास्ट चीज देखना, लास्ट हम लोग क्या करते हैं, 6,50,190 इंटू 4, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय 3.169 करते हैं। आपको मालूम है जब मैं ये डिवाइड करता हूँ ना 3.169 डिवाइड करता हूँ ना 3.169, मुझे मिलता है मेरा एनुअल लीज पेमेंट। एनुअल लीज पेमेंट मतलब इतने का तुम पेमेंट करने वाले हो ना, हर साल इतने का पेमेंट करोगे इंटू 4, तो 4 साल के लिए इतना हो जाएगा। जैसे अब तक हर बार हमको क्वेश्चन दे रहा था ना कि 1 लाख रुपीज का आप एनुअल लीज करने वाले हो, तो 1 लाख इंटू 4 लाख था, तो ये 4 लाख रुपीज था। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू था कि फ्यूचर वैल्यू था? फ्यूचर वैल्यू। आई रिपीट, अगर मुझे क्वेश्चन बोल रहा था कि 1 लाख रुपीज मुझे लेसी देने वाला है हर साल 4 साल के लिए, तो 1 लाख इंटू 4, 1 लाख इंटू 4 करूंगा, 4 लाख रुपीज आता था। 4 लाख रुपीज क्या था मेरा? फ्यूचर वैल्यू। मैं उल्टा जा रहा हूं यहां पर, मुझे 4 लाख पता है 4 साल का है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? एनुअल लीज पेमेंट। तो सुन लो ना, ये 6,50,190 है, ये कितने साल का है? 4 साल का। इसके लिए ये डिवाइड किससे हो गया? 3.169। तो अब यहाँ पर और एक चीज, और एक कंसेप्ट समझो अच्छे से। कैश फ्लो 10,000 10,000 10,000 10,000, टोटल 40,000 है 4 साल का, करेक्ट। इसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इसका हम डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 0.9091, 0.8264, 0.7513, 0.6830, तो ये हो जाएगा 3.1698। और ये वाला टोटल कितना हो जाएगा मालूम है आपको? 31,698। एग्री करते हो आप लोग? पहले ये बोलो। अब दो तरीका है एनुअल लीज पेमेंट निकालने का, इधर ध्यान से देखो। अगर आप न्यूमरेटर में 40,000 लोगे तो उसको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, तभी जाके आपको 10,000 आंसर आएगा। बिकॉज न्यूमरेटर जो है वो आपका फ्यूचर वैल्यू है, तो आपको डिनोमिनेटर में भी फ्यूचर वैल्यू लेना पड़ेगा, विच इज 4। समझ रहे हैं? अगर आप न्यूमरेटर में ये 40,000 का प्रेजेंट वैल्यू लोगे, तो डिनोमिनेटर में भी ये 4 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, विच इज 3.1698, तभी जाके आपको करेक्ट आपका एनुअल लीज पेमेंट मिलेगा। अगर आप 31,698 को डिवाइड बाय 4 कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा। क्या आया समझ में? आप अगर 31,698 को अगर डिवाइड बाय 4 कर दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू और 4 है आपका फ्यूचर वैल्यू। तो अगर ऊपर फ्यूचर वैल्यू तो डिनोमिनेटर में भी फ्यूचर वैल्यू, अगर ऊपर प्रेजेंट वैल्यू तो डिनोमिनेटर में भी। तो वापस से और एक फॉर्मूला क्या बताया आपको, एनुअल लीज पेमेंट कैसा निकालेंगे हम लोग? इट इज 6,50,190 डिवाइडेड बाय 3.16। फॉर्मूला सुन लो ना, इसको फॉर्मूला लिखता हूँ इसके लिए ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा 6,50,190। कहना है से दिस इज योर MLP। चेक करो, दिस इज योर मिनिमम लीज पेमेंट। ये एनुअल पेमेंट है, ये लीज रेंट, ये दोनों को मिलके हम लोग क्या बोलते हैं? MLP। तो कहना है 6,52 इज योर MLP, 6,52 इज योर MLP अपॉन एन्युइटी फैक्टर। क्लियर है? अपॉन एन्युइटी फैक्टर। तो यहां पर लिख देता हूं PV, एकदम क्लियर रहेगा। तो कहना है से PV ऑफ MLP डिवाइडेड बाय एन्युइटी फैक्टर विल गिव यू योर एनुअल लीज पेमेंट। बिकॉज यहाँ पर दो ही सवाल थे ना, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि फाइनेंस लीज है कि नहीं वो बताओ, दूसरा सवाल क्या था आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बता दो। अब आगे जाके क्वेश्चन में आएगा कि एनुअल लीज पेमेंट कितना है वो भी बताओ। तो एनुअल लीज पेमेंट कैसा मिलेगा? PV ऑफ MLP डिवाइडेड बाय
परफेक्ट, क्लियर है ये सबको क्लियर? वापस एक बार लास्ट बार देख लो, फिर मैं इसको फॉर्मेट में लिखता हूँ। सबसे पहले हम लोग को फाइनेंस लीज जब निकालना था तो हम लोग ने कंडीशन नंबर 4 ले लिया। कंडीशन नंबर 4 क्या बोलता है? पीवी ऑफ एमएलपी शुड बी इक्वल्स टू नियर बाय टू क्या? फेयर वैल्यू ऑफ योर एसेट। तो पीवी ऑफ एमएलपी शुड बी इक्वल्स टू 7 लाख। 7 लाख क्वेश्चन ने दिया था, तो ये पार्ट 1 को भूल जाओ। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। 7 लाख लेसर को रिकवर करना है, ये 3 चीज से है। एक तो लीज पेमेंट से रिकवर करना है, गारंटीड और अनगारंटीड, ये सबसे उसको 7 लाख रुपीज मिलना चाहिए। ओके, तो 70,000 इंटू 0.6830 ये अपने को दिया था, तो जो भी डिफरेंस बच गया वो मिल जाएगा पॉइंट नंबर 1 और 2 का। पॉइंट नंबर 1 और 2 का कॉमन नाम इज एमएलपी। तो कहने से एमएलपी एक बार मिल गया तो हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा फाइनेंस लीज है कि नहीं। इफ इट इज कवर्स मोर देन 80% देन इट इज अ फाइनेंस लीज, और ये आएगा ही आएगा, मोर देन 80% आएगा ही आएगा हर क्वेश्चन में। उसके बाद अनअर्न फाइनेंस इनकम के लिए क्या हो जाएगा आपका? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला नेट वाला इजी है। नेट वाले में 3 चीज आने वाला है, पीवी ऑफ लीज रेंट, नेक्स्ट पीवी ऑफ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। इन दोनों को हम लोग बोलेंगे पीवी ऑफ एमएलपी, और पीवी ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ये भी पता था 47,810 ऊपर से। एंड हम लोग ने ये कैलकुलेट कर लिया था 6,50,190 जिसका टोटल वॉज 7 लाख। अब यहां पर हम लोगों को इसका फ्यूचर वैल्यू चाहिए होता है अगर, तो अनगारंटीड का तो मालूम है 70,000 है जो मिलने वाला है आपको 4 साल के बाद। लेकिन ये 6,52,000 जो आज के रेट में आपको मिल रहा है, इसका कितना पैसा मिलने वाला है उस इंस्टॉलमेंट्स में, वो कैलकुलेट करना था। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने सिंपल सा एक ट्रिक यूज कर लिया। 6,52,190 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.1698 का 169। मतलब जब हम लोग ने 6,52,000 डिवाइड बाय 3.1698 किया ना, तो हम लोगों को मिल गया हमारा एनुअल लीज पेमेंट। एनुअल लीज पेमेंट मतलब हर साल का इतना पेमेंट करने वाले हो। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो 4 साल में इतना पेमेंट होने वाला है। क्लियर एकदम? अब फॉर्मेट में कैसा लिखना है इधर देख लो, और यही फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को डिटरमाइन करना है वेदर इट इज अ फाइनेंस लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कैसा आएगा? ये रुपीस कितना? 70,000 इंटू 0.683 कितना आ गया था ये? 47,180 है ना? अच्छा 810 है, ओके 810। एंड सेकेंड आपका आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP. Can I simply say that it should be 7 lakhs minus 47,810 which will be equals to 6,52,190. क्लियर है ये? तो अब हम लोग चेक करते हैं परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP टू fair value which is equals to rupees 6,52,190 divided by rupees
7 lakhs इंटू 100, 93.17 था ना, 93.17। अगर ये 93.17% आ गया तो कैन वी डिसाइड दैट इट इज अ फाइनेंस लीज। तो ये हो जाएगा आपका कंक्लूजन। द लीज इज फाइनेंस लीज सिंस present value of MLP covers substantial part of fair value of asset, that is, it covers 93.17%। डन, क्लियर, सिंपल सा। ये एक छोटा सा टेबल बनाना है आपको फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, सेकंड उन्होंने क्या पूछा अपने को, computation of unearned finance income। Can I say it is your gross investments minus your net investments? Gross investment minus net investment is your unearned finance income। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में 3 पार्ट है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड में क्लब करके बोलूंगा तो क्या बोलेंगे उसको, MLP। क्लियर है, MLP। तो यहां पर देख लो, सबसे पहला यहां पर आ जाएगा आपका A, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और सेकंड आ जाएगा आपका नेट इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। मैंने यहां पर जगह छोड़ा है ना, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा एनुअल लीज पेमेंट। क्लियर है, एक बार एनुअल लीज पेमेंट मिल गया हम लोगों को तो कहना से बस उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा तो हम लोगों को मिल जाएगा हमारा MLP। तो यहां पर देख लो, annual lease payment, can I say this is rupees 6,52,190 डिवाइडेड बाय 3.169। जितना क्वेश्चन में दिया उतना ही लिखेंगे हम लोग। कितना आता है इसका आंसर, 205,803 पर एनम। मतलब हर साल आप 2,05,803 रुपीज पे करने वाले हो 4 सालों के लिए। बराबर है। कहना ही से यहां पर आपका एक तो MLP कैसा मिलेगा आपको, 205,803 इंटू 4 विच इज 8,23,000। और जब जब बोलेंगे ग्रॉस ना, तब तब आपका आ जाएगा अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। सिर्फ यहीं पर आता है, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू।
गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना है ये आपका 70,000। इन दोनों का टोटल कर लोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 8,93,12। क्लियर आप लोगों को ये? नेट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है आपका, ये जो ऊपर लिखा है ना MLP, इसका प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP चाहिए। दूसरा मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू चाहिए। ये 8,23,000 का प्रेजेंट वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, विच इज 6,52,190, और ये कितना था आपका 47,810, 47,810, और इसका टोटल था हमारा, ये कितना आ गया आपका 1,93,212। दिस इज योर अनअर्न्ड वापस है। लास्ट टाइम इधर देख लो, ये जो MLP लिखा है ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स में, इस MLP के अंदर दो चीजें हैं। क्या क्या है इसके अंदर आपका? इसके अंदर एक तो लीज पेमेंट है प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है। जब जब आपको बोला जाए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तब तक आपके दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए। सबसे पहला लीज पेमेंट, सेकंड इज गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, थर्ड इज, और आपके दिमाग में तुरंत ये भी आना चाहिए कि पॉइंट नंबर 1 और 2 का कॉमन नाम है MLP। क्योंकि कभी कभी वो लोग MLP दे देंगे, कभी कभी आपको ग्रॉस वैल्यू दे देंगे अलग से, ये गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू अलग से दे देंगे, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू अलग से दे देंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना, वो सिर्फ आपका लीज पेमेंट होगा। क्लियर? ये फॉर्मेट में करना है आपको, और इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है। क्लियर? लिखो।